दोस्तों, जब भी स्टॉक मार्केट की बात होती है तो सब लोग आपको ये बोलते हैं कि आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। लेकिन उसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि अगर मुझे पता है कि एक या दो स्टॉक अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं तो मुझे पोर्टफोलियो बनाने की जरूरत क्यों है? क्यों मुझे एक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, ना कि एक दो स्टॉक्स में ही सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? और एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाते टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो हमें एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं? क्योंकि दोस्तों, अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छा होगा तो लॉन्ग टर्म में आपकी रिटर्न भी बहुत ज्यादा अच्छी निकल के आएगी। और इसके अलावा अगर आप रिटर्न के बारे में सोचते हैं तो रिटर्न तो आपकी अच्छी आएगी ही आएगी, लेकिन अगर मार्केट नीचे जाएगी और आपका पोर्टफोलियो काफी अच्छा है तो मार्केट के मुकाबले में आपका पोर्टफोलियो कम नीचे जाएगा, मतलब कि आपको नुकसान कम होगा। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में एक बहुत अच्छी रिटर्न बनाने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो यूट्यूब चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं पोर्टफोलियो के बारे में कि पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पोर्टफोलियो क्यों बनाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मुझे तो पता है कि स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा और इसमें अपना सारा पैसा डाल दूंगा तो शायद ये मुझे 30 से 40% रिटर्न देगा। वहीं पे अगर मैं एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाता हूं तो वो सिर्फ मुझे 15 या 20% ही रिटर्न दे पाएगा। तो क्यों ना मैं एक स्टॉक को चूज करूं एक पोर्टफोलियो बनाने की जगह। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि अगर आप एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मे भी हो सकता है कि वो स्टॉक आपको एक साल में 30 या 40% रिटर्न दे दे और एक पोर्टफोलियो आपको एक साल में सिर्फ 15 या 20% रिटर्न दे। लेकिन जब भी इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो इन्वेस्टमेंट हमेशा लंबे टाइम के लिए की जाती है, जो टाइम 5 या 10 साल का होता है। अब मान लो कि एक स्टॉक ने आपको एक साल में 30% रिटर्न दिया, लेकिन अगले साल में आपको 5 या 10% ही रिटर्न दिया। वहीं पे जो एक पोर्टफोलियो है जो आने वाले अगले अगले 5 साल में आपको लगातार 15% रिटर्न देता है, तो वहां पे पैसे का जो अमाउंट आपका बढ़ता है वो एक स्टॉक के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर मैं रिस्क की बात करूं तो एक स्टॉक में मान लो कुछ भी ऐसा रिस्क निकल के आ जाए जिसके बारे में आपने कभी सोचा तक नहीं था, तो आपका पूरा पैसा डूबने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहीं पे अगर मैं एक पोर्टफोलियो की बात करूं तो एक पोर्टफोलियो में मान लो अगर एक कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं भी किया तो आपका जो ओवरऑल पैसा होता है वो ज्यादा नीचे नहीं जाता और आपकी जो रिटर्न होती है वो उतनी खराब नहीं होती। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं सत्यम का। सत्यम एक टाइम पे बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला स्टॉक हुआ करता था और बहुत से लोग डायरेक्टली शायद उसमें भी इन्वेस्टमेंट करते होंगे क्योंकि उनको लगता था कि सत्यम एक अच्छी कंपनी है, आने वाले टाइम में एक अच्छी रिटर्न देगी। लेकिन दोस्तों, वहां पे एक ऐसा इशू निकल के आया जिसके बारे में किसी एनालिस्ट ने नहीं बताया था, किसी ने सोचा तक नहीं था। और अगर किसी ने सारा पैसा उसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया होता तो उसका पूरे का पूरा पैसा एक तरीके से डूब गया होता। तो सोचो कि इतनी बड़ी कंपनी में अगर आपका रिस्क हो सकता है, तो अगर आप एक कोई भी छोटी कंपनी चूज करोगे तो आपका रिस्क कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए आपको बोला जाता है कि पोर्टफोलियो बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अब मैं आपको बताता हूं कि पोर्टफोलियो बनाते टाइम कौन सी 3 चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट निकल के आता है पोर्टफोलियो बनाते टाइम, तो सबसे पहला और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है डाइवर्सिफिकेशन का, कि आपको अपने पोर्टफोलियो में काफी अच्छी डाइवर्सिफिकेशन रखनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, डाइवर्सिफिकेशन इतनी जरूरी क्यों होती है जब मुझे पता है कि कौन सा स्टॉक आगे जाएगा और डाइवर्सिफिकेशन करने के क्या फायदे होते हैं? तो दोस्तों, डाइवर्सिफिकेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि आपको सारे पैसे एक एसेट में नहीं डालने, एक पर्टिकुलर कंपनी में नहीं डालने, बल्कि आपको अपने पैसे को अलग अलग जगह पे डिवाइड करना है। और डिवाइड करने के बाद अगर आपने सारे अच्छे एसेट चूज किए हैं तो आपको एक अच्छी डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिलता है। अब डाइवर्सिफिकेशन का फायदा क्या होता है? तो दोस्तों, ये आपको रिटर्न में तो फायदा करता ही करता है। सबसे बड़ा फायदा जो डाइवर्सिफिकेशन आपको देता है वो आपके रिस्क को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करता है। अब मान लो कि पूरी की पूरी मार्केट नीचे जाने लगी और आपने अपने डाइवर्सिफिकेशन में मान लो 5 या 6 सेक्टर्स को चूज किया था जिसमें आप अपने पैसे को एलोकेट किया हुआ था। अब मान लो कि जब पूरी मार्केट नीचे को जा रही थी, वो 6 सेक्टर में से 2 ऐसे सेक्टर थे जो ऊपर को जा रहे थे और आपको डाइवर्सिफिकेशन करने की वजह से आपका पोर्टफोलियो उतना ब्लीड नहीं हुआ जितना मार्केट ब्लीड हुई। तो आपको फायदा ये होता है कि आपका जो पैसा है वो उतना ज्यादा नीचे नहीं जाता। अब यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही अच्छा रियल टाइम एग्जांपल देता हूँ। आपको पता है कि जब कोविड आया था तो उसकी वजह से निफ्टी बहुत एकदम से नीचे को जाना स्टार्ट हो गई। एक टाइम पे जो 12,400 को टच की थी निफ्टी, उसके बाद नीचे आते आते 8,000 से नीचे चली गई और ऑलमोस्ट सारे इन्वेस्टर्स का जो पैसा इन्वेस्टेड था स्टॉक मार्केट में वो बहुत ज्यादा नीचे आ गया था। लेकिन जिन लोगों ने अच्छे से डाइवर्सिफिकेशन किया हुआ था, सारे सेक्टर में अपना एलोकेशन किया था, उनका पोर्टफोलियो बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया, उतना ज्यादा नीचे नहीं गया। अब वो 2 सेक्टर निकल के आए थे कोविड के टाइम पे, फार्मा और दूसरा सेक्टर निकल के आया था एफएमसीजी सेक्टर।
अब मान लो मैं एक इन्वेस्टर होता और मेरे पास 100 रुपीज होते और 100 में से मैं, तो जब मैं अपने पूरे पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था तो 10 या 15 रुपए मैं अपने फार्मा सेक्टर में लगाए होते, या 5 या 10 रुपए सिर्फ मैंने अपने एफएमसीजी सेक्टर में लगाए होते, तो मुझे जो पूरे अपने पोर्टफोलियो पे डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिलता वो ये मिलता कि मेरे ये दो सेक्टर्स काफी अच्छा परफॉर्म करते जब पूरी मार्केट नीचे जा रही थी। तो यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन आपको ऐसे डिफिकल्ट टाइम्स में बहुत ज्यादा फायदा देते हैं। दोस्तों अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि मैं डाइवर्सिफिकेशन कैसे करूं, और अगर मुझे किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर को लेके बहुत ज्यादा बुलिश हूं तो तब मुझे डाइवर्सिफिकेशन कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डाइवर्सिफिकेशन करते टाइम आपको हर एसेट क्लास के बारे में सोचना चाहिए। जैसे कि मान लो कि आपके पास 100 रुपीज है जिसका आपको इन्वेस्टमेंट करना है, अब उसमें से आपने सोच लिया कि 20 रुपए आप डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे क्योंकि वहां पे आपको थोड़ा एक शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। अब बच जाते हैं 80 रुपीज। अब 80 रुपीज में से आपने सोच लिया कि 50 रुपए तो मुझे मिनिमम मुझे इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने हैं, तो आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच लेते हो। अब जब इक्विटी की बात आती है तो आप सोचते हो मुझे कितना लार्ज कैप में लगाना है, मुझे कितना मिड कैप में लगाना है, मुझे कितना स्मॉल कैप में लगाना है। तो टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई 20 + 50 70 रुपीज, लेकिन अभी भी आपके 30 रुपीज बच गए। अब ये 30 रुपीज में आप थोड़े और एक ऐसे एसेट क्लास होते हैं जहां पे आप एक्सपोजर ले सकते हो। जैसे कि मान लो आपने सोच लिया कि 10 रुपए मैं अपने गोल्ड में लगा देता हूं क्योंकि अगर इक्विटी मार्केट नीचे जाएगी तो गोल्ड शायद अच्छा परफॉर्म करेगा, और ये पैसे मैं हमेशा गोल्ड में डाल के रखूंगा ताकि मुझे डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिलता रहे। ऐसे करके आपके 80 रुपीज का इन्वेस्टमेंट हो गया। अभी भी आपके 20 रुपीज बच गए। उन 20 रुपीज में से 10 रुपए आपने इमरजेंसी फंड के रूप में अलग से रख लिए ताकि कोई भी इमरजेंसी आ जाए तो आपको अपने पोर्टफोलियो को टच नहीं करना पड़े, आप इन पैसे का यूज कर सकते हैं। और बाद में जो 10 रुपए बच जाते हैं उनका यूज आप कर सकते हो इंटरनेशनल मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि बहुत से ऐसे म्यूचुअल फंड आ गए हैं जो आपको इंटरनेशनल इक्विटी में एक्सपोजर देते हैं, तो वहां पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको पूरा एग्जांपल दिया सिर्फ एक एग्जांपल के लिए दिया कि आप अपने पैसे का एलोकेशन कैसे कर सकते हो ताकि आपको डाइवर्सिफिकेशन का फायदा भी मिले और आपको अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट का फायदा मिले। तो डाइवर्सिफिकेशन का सबसे बड़ा जो फायदा है कि अगर एक एसेट क्लास अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो दूसरा एसेट क्लास अच्छा परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे आपको ये बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, आपका पोर्टफोलियो अच्छा क्रिएट होगा, और अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छा होगा आपको अच्छे टाइम में बहुत ज्यादा अच्छी रिटर्न मिलेगी, और बुरे टाइम में जब पूरी मार्केट नीचे जा रही होगी आपका पोर्टफोलियो उतना ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। दोस्तों मैं बात करता हूं सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की जो आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है, और इसका नाम है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जो आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं रिस्क असेसमेंट कैसे कर सकता हूं और रिस्क असेसमेंट के बाद मैं रिस्क प्लानिंग कैसे कर सकता हूं। तो दोस्तों रिस्क का मतलब क्या होता है कि जो आपने सोचा है वो वैसे नहीं होगा। अब मान लो आपने सोचा कि 100 रुपीज पे आपको 20% का रिटर्न मिलेगा, अब रिटर्न ना मिलके आपका पैसा नीचे को जाना स्टार्ट हो जाए, तो वो आपका रिस्क है। हर इन्वेस्टमेंट में आपको कुछ ना कुछ रिस्क लेना पड़ता है क्योंकि बिना रिस्क के आप रिटर्न नहीं बना सकते। अब बात जब रिस्क की आती है तो हर इन्वेस्टर के लिए जरूरी होता है, रिटर्न से ज्यादा जरूरी होता है कि उसको अपने रिस्क के बारे में पता होना चाहिए कि वो कितना रिस्क ले सकता है। क्योंकि दोस्तों हर इन्वेस्टर की एक अलग रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होती है, वो अलग तरीके से रिस्क ले सकता है दूसरे इन्वेस्टर से। इसलिए बोला जाता है कि आप किसी का पोर्टफोलियो कॉपी मत करें, आप अपने रिस्क को देखें और उसके बाद अपना पोर्टफोलियो खुद से डिजाइन करें। दोस्तों मैं एग्जांपल लेता हूं एक ऐसे इन्वेस्टर का जो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता। वो बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना अपने इन्वेस्टेड अमाउंट पे और मुझे कांस्टेंट रिटर्न चाहिए, तो उसको क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? तो मैं उसको बोलूंगा कि जिसको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना उसको अपना जो मेजर इन्वेस्टमेंट है अपने पोर्टफोलियो का वो डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, एफडी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और अगर हो सके तो छोटा सा इन्वेस्टमेंट उसको इक्विटी में करना चाहिए। अगर अब मैं इक्विटी की बात करूं तो इक्विटी में उसको लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ना कि स्मॉल कैप और मिड कैप, क्योंकि उस इन्वेस्टर ने बहुत क्लियरली बता दिया कि उसकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बिल्कुल कम है। तो जिसकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बिल्कुल कम होती है उसको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ऐसे एसेट्स में जहां पे एक कांस्टेंट रिटर्न मिले, और उसको ज्यादा रिटर्न के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अगर वो ज्यादा रिटर्न के बारे में सोचेगा, ऐसे एसेट्स को चूज करेगा, तो जो उसका रिस्क का मैनेजमेंट है वो खराब हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं सेकंड इन्वेस्टर के बारे में जिसने बोला कि वो मॉडरेट रिस्क ले सकता है लेकिन बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? अब मान लो कि वो बोलता है कि उसको मॉडरेट रिस्क लेना है, ये मॉडरेट से थोड़ा सा ज्यादा रिस्क ले सकता है, तो जैसे जैसे रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी किसी भी इन्वेस्टर की बढ़ती है तो वो अपना एलोकेशन इक्विटी में उतना बढ़ा सकता है, तो उतना इक्विटी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकता है, क्योंकि इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने से
आपका रिस्क तो बढ़ता है लेकिन आपके रिटर्न बनाने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब मैं बात करता हूं तीसरे इन्वेस्टर की, जो बोलता है कि वो कितना भी रिस्क ले सकता है लेकिन उसको रिटर्न बहुत ज्यादा चाहिए। तो ऐसे इन्वेस्टर के लिए भी एडवाइजेबल नहीं होता कि उसको सारा पैसा अपना इक्विटी में डाल देना चाहिए। अब मान लो कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो बहुत ज्यादा रिस्क लेना चाहता है, तो उसको भी प्रेफर करना चाहिए कि 70 to 80% अपना इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर दे, लेकिन थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बाकी एसेट क्लासेस में भी करके रखे, ताकि ओवरऑल जो उसका पोर्टफोलियो है वो अच्छे तरीके से मैनेज हो, उसका रिस्क बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए, ताकि अगर एक एसेट क्लास अच्छा परफॉर्म नहीं करे तो वो उसके पैनिक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जब इन्वेस्टर पैनिक होता है तो बहुत गलत डिसीजन लेता है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि पोर्टफोलियो का मतलब ये नहीं होता कि आपने 10 या सिर्फ 12 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया है। आपके पोर्टफोलियो का मतलब है आपका टोटल पैसा कहां पे इन्वेस्टेड है। अब इक्विटी पूरे पोर्टफोलियो में से आपकी एक एसेट क्लास है, जैसे कि आपकी एफडी एक एसेट क्लास है, जैसे कि आपकी एक गोल्ड एसेट क्लास है। और जब भी आप अपने पोर्टफोलियो का रिटर्न देखते हो तो आपको पूरे इन्वेस्टेड मनी पे अपना रिटर्न देखना चाहिए, अपना रिस्क देखना चाहिए, और उसके बाद अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना चाहिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं थर्ड और लास्ट एस्पेक्ट की, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने के लिए। अब दोस्तों जब भी पोर्टफोलियो की बात अभी तक की गई है तो मैंने आपको बताया कि एक डिफेंसिव और एक अच्छा पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं। तो बहुत से लोग ये पूछते हैं कि अभी मार्केट नीचे चल रही है तो उनको अपना सारा पैसा कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि बहुत से ऐसे स्टॉक हैं जिनमें बहुत ज्यादा वैल्यू है, जो भी बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड चल रहे हैं, जहां पे वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ताकि उनको आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा अच्छी रिटर्न मिल सके। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे आंसर कर सकते हैं। तो दोस्तों मान लो कि आप सिर्फ एक इक्विटी इन्वेस्टर हैं, आप इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो दोस्तों ऐसे टाइम में आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप अच्छी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करें, जो आने वाले टाइम में अगर कितना भी वोलेटाइल टाइम आ जाएगा, कितना भी डिफिकल्ट टाइम आ जाएगा, वो वहां पे सर्वाइव कर जाएंगी। लेकिन ऐसे ही टाइम पे क्या मुझे ऐसे टाइम पे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस कर देनी चाहिए जहां पे मुझे बहुत अच्छी रिटर्न मिल सकती है, और अगर मुझे वो मिस नहीं करनी अपॉर्चुनिटी तो मुझे इन्वेस्टमेंट के बारे में कैसे सोचना है। तो दोस्तों आज के टाइम में मान लो कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपको लग रहा है कि मार्केट बहुत ज्यादा नीचे है, तो ऐसे टाइम पे जब मार्केट वोलेटाइल होती है, सबसे पहला रूल जो आपको फॉलो करना चाहिए कि आपको सारा पैसा एक टाइम पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, बल्कि स्मॉल स्मॉल चंक में थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जैसे आप एसआईपी करते हैं म्यूचुअल फंड के केस में। तो पैसे वैसा इन्वेस्टमेंट करने के बाद अब आपको लगता है कि कुछ स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं, थोड़े स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं जहां पे आपको बहुत ज्यादा अच्छी रिटर्न मिल सकती है, तो दोस्तों उन स्टॉक्स में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो अपने पोर्टफोलियो का 10 या 20% आप वैसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो स्मॉल कैप या मिड कैप स्टॉक है, जहां पे ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों वहां पे सिर्फ 10 या 20% इन्वेस्टमेंट अभी इसलिए करनी चाहिए क्योंकि अगर मार्केट वोलेटाइल है, आने वाले दिनों में अगर मार्केट और नीचे जाती है तो आपके पोर्टफोलियो में कुछ बहुत अच्छे स्टॉक होने चाहिए, ताकि जब मार्केट नीचे जाए तो वो आपको ठीक ठाक रिटर्न देते रहें। लेकिन अगर मार्केट बाई चांस बहुत ज्यादा ऊपर चली जाए, अगर आपका 10 से 20% एलोकेशन अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में होगा जो स्मॉल या मिड कैप होंगे, तो वो आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न दे सकते हैं। तो जो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो होगा बहुत ज्यादा बैलेंस होगा, क्योंकि कुछ स्टॉक्स ऐसे होंगे जो आपको बहुत ज्यादा अच्छी रिटर्न दे सकते हैं, और कुछ स्टॉक्स ऐसे होंगे कि अगर टाइम आने वाले टाइम में डिफिकल्ट होता है तो वहां पे आपका पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा ब्लीड नहीं करेगा। तो ऐसे आप अपने पोर्टफोलियो के बारे में सोच सकते हैं कि आपको एलोकेशन कहां पे कैसे करना है। लेकिन फिर मैं आपको यहाँ पे एक बार और बता दूं कि अपने एलोकेशन को अपने रिस्क के साथ मैच जरूर करें, क्योंकि आपका रिस्क ही आपको बताता है कि आपको कहां पे और कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों पोर्टफोलियो बनाने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपना रिस्क एलोकेशन, अपना रिस्क मैनेजमेंट, कि आप अपना रिस्क कैसे मैनेज करते हैं। और जो इन्वेस्टर अपना रिस्क अच्छे से मैनेज करता है वो ऑटोमेटिकली एक अच्छी रिटर्न बना ही लेता है। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको ये भी बोलना चाहूंगा कि आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में हमेशा एक इमरजेंसी कैश फंड होना चाहिए। आपके पास ऐसा पैसा होना चाहिए कि मान लो कि आपकी लाइफ में कोई भी इमरजेंसी आती है तो वो पैसा आप वहां से विड्रॉ कर सकें, और वो पैसा हमेशा सेफ एसेट्स में इन्वेस्टेड होना चाहिए। अब मान लो कल को कोई भी इमरजेंसी आती है और उस टाइम पे पूरी की पूरी मार्केट नीचे ट्रेड कर रही है, तो आपको पैनिक में जाके अपने अच्छे एसेट्स को सेल करना पड़ेगा, और बहुत कम दामों पे सेल करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास इमरजेंसी फंड होगा तो अगर वहां पे कोई इमरजेंसी भी आती है तो आपको अपने स्टॉक्स को, अपने म्यूचुअल फंड्स को और बाकी अपने एसेट्स को ऐसे टाइम पे सेल नहीं करना पड़ेगा जब वो नीचे ट्रेड कर रहे होंगे। तो इन चीजों का ध्यान रखिए, एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाइए, और अगर आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाएंगे तो आप लोग एक डेफिनेटली एक अच्छी रिटर्न बना पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपके और क्या सजेशन है जिनका यूज करके एक इन्वेस्टर एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकता है। दोस्तों अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे हमारे वीक 3 से 4 वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के ऊपर डालते हैं, जो आपको बहुत ही अच्छा और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। हैप्पी इन्वेस्टिंग।